welcome back to Ultra Brains Academy. So, welcome to the MCQ session. In the previous lecture, we have completed our chapter by covering the last topic, difference between prokaryotes and eukaryotes. Hopefully, आपका concept जो है वो अच्छे से clear हो चुका होगा. So, today we will be discussing some important MCQ level MCQs. Maybe you find some MCQs hard and some of them easy. बट हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और आपने मुझसे पहले ही कमेंट करना है और लास्ट में अपने स्कोर को मेरे साथ जरूर शेयर करना है दैट हाउ मच यू स्कोर्ड. हम 50-60 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और आपने फिर मुझे बताया दैट हाउ मच यू स्कोर्ड इन दोस 50 और 60 एमसीक्यूज. एंड वन अनदर थिंग, आई हैव रिटन दिस ऑन द बोर्ड बिफोर बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड आई जस्ट वांट कि अगर मैं यहाँ पे राइटिंग करूंगी और फिर आप लोग उसको देखेंगे और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना जब एमसीक्यू में लिखूंगी और फिर इसके ऑप्शंस लिखूंगी. इसलिए मैंने पहले से एमसीक्यू से वो लिखे हैं और इसके बाद हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे. एमसीक्यू के लिए आपको टाइम वगैरह भी नहीं दिया जाएगा. अगर आपको सही एमसीक्यू आ रहा है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और लास्ट में अपना जो ट्रू स्कोर है वो मेरे साथ जरूर शेयर करना है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. These MCQs are basically from the topic difference between prokaryotes and eukaryotes. हर एक टॉपिक से रिलेटेड 10-11 MCQs जो है वो आपको मिलेंगे इस सेशन में. सो स्टे कनेक्टेड और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें. सो द फर्स्ट MCQ इज these are absent in prokaryotic chromosome. क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं. They are different from each other on the basis of presence of nucleus. But there are also another differences. Let's see. अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की तो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? न्यूक्लियस की तो बात है ही नहीं, उनमें कोई न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं होता. फॉस्फेट ग्रुप है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन्स है. सो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा. फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है जस्ट लाइक द बैकबोन ऑफ द डीएनए. जिस तरह यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है सेम जो है वो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में या उनके डीएनए में भी प्रेजेंट होता है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दे हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोन. We are left with an option histone. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट? जो करेक्ट वाला हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, दे डोंट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स, देन हु डू द सेम फंक्शन इन देयर सेल? क्वेश्चन राइज होता है ना कि अगर उनमें हिस्टोन क्या करता है? इफ यू रिमेम्बर, हिस्टोन जो है न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोसोम के बनाने में हेल्प करता है. न्यूक्लियोसोम क्या था? जब हमारे पास 30 नैनोमीटर का क्रोमेटेड फाइबर बना था और उसके बाद फिर डीएनए की रैपिंग स्टार्ट हुई थी, तब हमारे पास न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना था जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट थे. तो वो हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहे थे? वो उसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहे थे. किसको? डीएनए को. मैंने आपसे कहा था ना कि हिस्टोन जो है वो जो अमीनो एसिड से बने हैं वो क्या है? चार्ज भी मैंने बताया था, उनका नेचर भी बताया था. तो वो क्या करता है? वो रैप रखता है, होल्ड रखता है किसको? डीएनए के स्ट्रक्चर को. तो अगर इनमें डीएनए नहीं, इनमें क्रोमोसोम नहीं, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट, तो फिर इस हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सो इनके सेल में कुछ हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं. ट्रू हिस्टोन्स नहीं होते, लेकिन हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं. और वो हिस्टोन लाइक प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं? वो इनके डीएनए को होल्ड रखते हैं. क्लियर? सो हमारे फर्स्ट एमसीक्यू में क्या आंसर आया? हिस्टोन प्रोटीन्स. दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स. तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होते. दैट्स व्हाई वी कॉल देम, what we say that they don't have true chromosomes. True chromosome उनमें इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स ही नहीं है, राइट? सेकेंड क्वेश्चन इज the group which contain only multicellular organism. only multicellular organism, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई दे. So if we talk about bacteria, so they are strictly unicellular. We all know कि वो क्या है? वो unicellular organisms है. Furthermore, if we talk about fungi,
तो फंजाई में भी आपको यूनिसेलर जो फंजाई है वो आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं ईस्ट का, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सार्कोमाइसिस सर्विसाई। सार्कोमाइसिस सर्विसाई इसका साइंटिफिक नेम है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलर है। तो मतलब फंजाई में आपको मल्टीसेलर यूनिसेलर दोनों मिलेंगे। इफ यू टॉक अबाउट प्रोटिस्ट, तो प्रोटिस्ट भी क्या है? सिंपल ऑर्गेनिज्म है बट स्टिल दे आर मल्टीसेलर। प्रोटिस्ट में जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें भी आपको यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा प्लाज्मोडियम हो गया। ये सारे जो है ये क्या है? प्लाज्मोडियम हुआ। ये सारे क्या है? ये यूनिसेलर प्रोटिस्ट है। मल्टीसेलर तो आपको इसमें दिखाई देंगे बट यूनिसेलर भी है। प्लांट्स आर द ओनली अमंग दीज विच आर मल्टीसेलर इन नेचर। प्लांट में आपको अगर सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर भी मिले, वेस्कुलर जो ब्रायोफाइट्स है जो कि बिल्कुल वो लोअर प्लांट्स है, उनमें भी आपको मल्टीसेलरिटी जो है वो मिलेगी। प्लांट्स में आपको कोई यूनिसेलर जो है प्लांट वो नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लांट्स। द ग्रुप विच कंटेन only multicellular organism are plant. We have third MCQ. A prokaryotic cell may contain. A prokaryotic cell may contain. अब कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या हो सकता है। लाइक इस तरह का आप अगर कहें कि इन सारे ऑप्शंस में से एक प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज हो सकती है, तो सबसे पहले अगर डिफाइंड न्यूक्लियस की बात करें, सो नो, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दैट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। उनका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपल सा न्यूक्लियर रीजन होता है जिनमें इनका जीनोम पड़ा होता है। और रही बात ट्रू क्रोमोसोम्स की, तो उनमें कोई ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते, बिकॉज दे डोंट हैव हिस्टोन्स। और अगर उनके क्रोमोसोम में हिस्टोन्स ही नहीं है तो उनके क्रोमोसोम कैसे ट्रू हुए? दे डोंट हैव ट्रू क्रोमोसोम्स। अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल की, तो क्या प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है या नहीं होता? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था। सो दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर उनके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है जो कि पावर स्टेशन है सेल का, देन हाउ दे डू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और हाउ दे फॉर्म एनर्जी, हाउ दे प्रोड्यूस एनर्जी। तो उनके जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो उनके साइटोप्लाज्म में होते हैं। प्रोकैरियोट्स के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना, वो कहां पे होते हैं? वो इनके साइटोप्लाज्म में होते हैं। सेम उसी तरह का रिएक्शन होता है। फर्स्ट जो है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के जरिए। मैंने आपसे कहा था कि ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और ये आपको हर एक ऑर्गेनिज्म में होता हुआ दिखाई देगा, राइट? सो पहले ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, फिर उसी तरह का सेम लाइक यूकैरियोटिक सेल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। लेकिन यहाँ पे हमारे सेल में एक मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, हालांकि उनके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, ये सब उनके साइटोप्लाज्म में होता है। और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यूकैरियोटिक सेल में बनता है, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे। तो ये सारा काम वहां उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा होता है। बाकी जो है उनके जो सेल है उनमें भी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है, लेकिन कहाँ पे होता है? हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होता है और उनके सेल में उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। क्लियर? सो माइटोकॉन्ड्रिया की बात भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं सेल वॉल। सो यस, वी ऑल नो कि उनमें एक वेल डिफाइंड सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। दे हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल। उनका सेल वॉल किस चीज से बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकेन से बना होता है, combination of proteins and carbs, carbohydrates. So the correct answer is cell wall. Next, move to the fourth one MCQ. In prokaryotic cell, new chromosome are assembled in. जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें जो न्यू क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे असेंबल्ड होते हैं? तो वो कहाँ पे असेंबल होते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि साइटोप्लाज्म में उनकी जितनी एक्टिविटीज होती है वो सारे साइटोप्लाज्म में ही होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म। अगर बात करें गोल्जी बॉडी की तो उनमें प्रेजेंट नहीं होता,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये काम नहीं होता, राइट। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोलस भी उनमें नहीं होता क्योंकि उनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है। और न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियोलस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो इफ दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मींस दे डोंट हैव न्यूक्लियोलस। सो उनका जो क्रोमोसोम होता है जिसकी असेंबली होती है वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में भी एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। उनका सारा काम न्यूक्लियोइड में हो रहा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। ग्लाइकोकैलिक्स इज मोस्टली फाउंड इन। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये एक मॉलिक्यूल है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। फॉलोइंग जो आपके सामने ऑप्शंस गिवन है इनमें से किसी एक के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। सो अगर प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट में प्रेजेंट नहीं होता। अगर बात करें प्लांट्स की तो प्लांट का जो सेल वॉल है entirely that is made up of cellulose. If we talk about fungi तो fungi का जो सेल वॉल है that is made up of chitin. रहा हमारे पास बैक्टीरिया जिनमें वेल डिफाइंड सेल वॉल जो वो प्रेजेंट होता है और वो जो वेल डिफाइंड सेल वॉल होता है वो बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? इसी पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नेम है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल जो है वो चीज नहीं है। अक्सर आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता होता, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है बट यू डोंट नो द टर्मिनोलॉजी एंड यू लॉस्ट दैट एमसीक्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? यही पेप्टिडोग्लाइकन का मॉलिक्यूल है, कॉम्बिनेशन है प्रोटीन्स और कार्ब्स का। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव एमसीक्यू। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव। प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज जो है वो नहीं होती। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन भी गिवन है। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। डू दे हैव न्यूक्लियस वेल डिफाइंड? नो, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनका एक छोटा सा न्यूक्लियर रीजन होता है जिनमें उनकी सारी जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनका पड़ा होता है। दे डोंट हैव ट्रू क्रोमोसोम्स बिकॉज दे लैक हिस्टोन प्रोटीन्स। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। दे डोंट हैव ऑल ऑफ दीज। ना तो उनमें ट्रू क्रोमोसोम है, ना उनमें न्यूक्लियस है और ना उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू। डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम इज। प्रोकैरियोट का राइबोसोम कितना है? 70s, वी ऑल नो। यूकैरियोट का राइबोसोम कितना है? 80s। हमें ये सारी बातें जो पता है। इफ यू डोंट नो, राइबोसोम के लेक्चर में ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं, गो एंड वॉच दैट। ओके, सो प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं कह रहे कि उनमें साइज का डिफरेंस कितना है? सो एक में 70s, दूसरे में 80s, सो द डिफरेंस इज 10s। क्लियर? इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इनके यूनिट्स में। उस यूनिट्स की वजह से अक्सर कभी 20 मार्क कर लेते, कभी 30 मार्क कर लेते, लेकिन सिंपल सा डिफरेंस है। एक में 70s, दूसरे में 80s। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10s, राइट। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। न्यूक्लियोइड जो है क्या है? जस्ट लाइक न्यूक्लियस एक छोटा सा रीजन है जिनमें प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। सो कहते हैं कि न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। न्यूक्लियोइड जो है वो इन सब में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट। सो इफ यू टॉक अबाउट इकोलाई, सो इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया है, इसमें प्रेजेंट होगा। अगर साइनोबैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया है, इसमें भी प्रेजेंट होगा। स्पाइरोचीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सो इसमें भी प्रेजेंट होगा। अब बात आती है गॉबलेट सेल्स की। सो गॉबलेट सेल्स जो है दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स। यू विल फाइंड गॉबलेट सेल इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी आपको ये कहाँ मिलेंगे? इनके रिस्पायरेटरी ट्रैक में। इनके रिस्पायरेटरी ट्रैक में। इसके अलावा ये इनके इंटेस्टिनल ट्रैक में मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि जो गॉबलेट सेल्स हैं ये रिस्पायरेटरी और इंटेस्टिनल ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं और ये एयर को पुश करने या उसको प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। सो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, so they are unicellular simplest organisms. They don't have proper respiratory system or they don't have intestinal tracts. So उनमें ग्लोबुलर सेल प्रेजेंट नहीं होते। So the correct option is कि न्यूक्लियोइड
इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट इकोलाई में भी होता है, साइनोबैक्टीरिया में भी होता है, स्पायरोचीट में भी होता है, गॉबलेट सेल्स में नहीं होता, क्योंकि गॉबलेट सेल क्या है, यूकेरियोटिक सेल है, और अगर यूकेरियोटिक सेल है तो यूकेरियोटिक सेल में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा। ये सबसे पहली शर्त है एक ऑर्गेनिज्म का यूकेरियोटिक होने का, कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं 9th MCQ की, डैश इज प्रोकैरियोटिक, अमंग ऑल ऑफ देम डैश इज प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या है, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि एक ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है या एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो वो दोनों प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आएगा। नो, प्रोकैरियोट्स में जो कि एक अलग किंगडम बना है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोकैरियोटा, तो उस किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटा में सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सो उनके साथ ये पॉइंट एक ये भी है कि वो क्या है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दे आर स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर। आपको बैक्टीरियल स्पीशीज में कोई वेल डिफाइंड कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। तो अक्सर स्टूडेंट इस चीज के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अमीबा की, पेरिमीशियम की, प्लाज्मोडियम की, so they all are unicellular, they all are unicellular organism, but आर्की जो है वो क्या है, बैक्टीरिया है, जिनको हम लोग एंसेस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटा से बिलोंग करता है। प्रोकैरियोटा में हमारे पास दो मेन कैटेगरीज है, आर्की एंड बैक्टीरिया। आर्की आर नोन एज एंसेस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, सो ये भी ऑलमोस्ट बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं, जिससे सारे बाकी बैक्टीरिया जो है वो इवॉल्व हुए हैं। तो अक्सर आप लोगों ने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना था कि अमीबा भी तो यूनिसेलुलर है, पेरिमीशियम, प्लाज्मोडियम भी यूनिसेलुलर है और आर्की भी यूनिसेलुलर है, तो ये सारे प्रोकैरियोट्स में आएंगे। नहीं, प्रोकैरियोट की अगर बात आई तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन क्या पता उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अब अगर यहाँ की बात करें तो दे आर यूनिसेलुलर, दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म बट दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बट इफ यू टॉक अबाउट आर्की, सो आर्की जो है क्या है, बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, लाइक बैक्टीरियल जैसी स्पीशी है, तो यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक इनमें से कौन सा है, आर्की है। क्लियर? यहाँ तक सारे एमसीक्यूज होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और मे बी आप लोगों को इनमें से ज्यादातर आ भी रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इसके बाद है प्रोसेसिंग प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट बट मिसिंग इन ईकैरियोट्स। कहते हैं कि जो प्रोसेसेस गिवन है यहाँ पे वो सारे प्रोकैरियोट्स में तो प्रेजेंट है बट ईकैरियोट्स में एब्सेंट है, दे आर एब्सेंट इन ईकैरियोट्स। तो इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन है ये हमारा बनता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यूकेरियोट्स में नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन का जितना प्रोसेस है, डीएनए का आरएनए से बनना या आरएनए का डीएनए से बनना, जितना सब कुछ होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इनके साइटोप्लाज्म में इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होती। इनका जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना, उसी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में ही इनका सब कुछ हो रहा होता है। जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज है, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनता है, मीडियम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनल्स को, साइक्लोसिस जैसे मूवमेंट्स में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करता। इस पॉइंट को याद रखें कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होती है, साइटोप्लाज्म में नहीं होती। सो द फर्स्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट, कि ये वाला जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, बिकॉज वी ऑल नो कि इनके जितने भी सारे प्रोसेसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहे होते हैं, जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। सो ये ऑप्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, व्हाइल दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन इज मिसिंग इन यूकेरियोट्स। रही बात क्रॉसिंग ओवर की, तो ये भी दोनों में होता है। माइटोसिस जो है ये भी प्रोकैरियोट्स में होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी होता है। क्लियर? इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांजिशन वाले चैप्टर में जाएंगे तब आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा। नाउ द लास्ट वन इज homework for you. You have to tell me in the comment section. There is dash RNA polymerase in prokaryotes. Polymerase क्या है? एंजाइम है, डीएनए आरएनए के एप्लीकेशन में यूज होता है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में इसका सही आंसर बताना है। लेट मी नो कि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है वो कितने क्लियर हैं। सो होपफुली आप लोग को सारे जो जितने आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे, जितने एमसीक्यूज है आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अकॉर्डिंग टू योर एमडीकेट सिलेबस। तो आप लोगों ने लास्ट वाले एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लिए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक न्यूक्लियस। ये जो जितने एमसीक्यूज है दीज ऑल आर अबाउट न्यूक्लियस। सो द फर्स्ट न्यूक्लियस आपको पता है क्या, एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनल है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है, जितने भी अंदर प्रोसेसेस होती है, कौन कंट्रोल करता है? सेल कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल and even sometimes center of the cell, because in case of animal cells if we see it is present in a center like a dark like I would say darkly stained largest organelle of the cell, right? But if we talk about in case of plant cell, so plant cell में फिर वो center पे present नहीं होता है। यहाँ पे एक MCQ given भी है, अभी इसको solve करेंगे, right? So the first MCQ is due to dash the nucleus, अच्छा first वाला ये due to dash nucleus in plant cell is pushed toward periphery। प्लांट सेल में जो है न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ पुश्ड हुआ है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया है कि एक बड़ा प्रोमिनेंट ऑर्गेनल जो है वो उनके सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि 90% अप्रोक्सीमेटली सेल का वॉल्यूम बनाता है, और उसी प्रोमिनेंट ऑर्गेनल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे चला जाता है। एक्टिविटीज फिर भी न्यूक्लियस ही सॉल्व करता है, सारी एक्टिविटीज वही मतलब चेक उस पे वही रखता है, बट वो पेरिफेरी में चला जाता है जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ विच एन ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स। वी ऑल नो दैट दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये सेल है तो तकरीबन इतना बड़ा आपको इसमें वैक्यूल जो है वो दिखाई देगा, और बाकी जो है न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे रहता है। सो द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल बाय गिविंग इट पोजीशन इन पेरिफेरी। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी ये सारे साइड में ही पड़े रहते हैं ऑलरेडी, लेकिन बात न्यूक्लियस की है क्योंकि एनिमल सेल में वो क्या है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेकंड वन एमसीक्यू इज डैश इज प्रोमिनेंट इन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल में भी एक चीज जो है वो प्रोमिनेंट होती है, बट यहाँ पे बात आ रही है डिवाइडिंग सेल्स की। जब सेल्स डिवाइड होते हैं, तो अगर आप लोग को याद हो सेल साइकिल में मे बी के उसके लेक्चर्स में अपलोड कर भी लूं सून, तो उसमें अगर आपको याद हो 9th 10th में हम पढ़ते थे कि जब डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता से इंटरफेज में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाती है, राइट? और बाकी लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? क्रोमोसोम। डीएनए की पैकिंग स्टार्ट हो जाती है क्रोमोसोम के फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सेल में क्रोमोसोम तब बनता है जब डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट में क्रोमोसोम किस चीज से बनता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो वही हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है उनकी कंपैक्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो इतना ज्यादा कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इतना कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं कि 30 नैनोमीटर क्रोमेटिड फाइबर से होके 14 नैनोमीटर तक का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो वही क्रोमोसोम जो होता है वो डिवाइडिंग सेल में प्रोमिनेंट होता है, राइट? नॉन डिवाइडिंग सेल में भी एक चीज जो है वो प्रोमिनेंट होती है, मे बी यहाँ पे एमसीक्यू में आ जाए, अदरवाइज मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। सो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग में कंफ्यूज नहीं होना। डिवाइडिंग में क्रोमोसोम जो है वो प्रोमिनेंट होता है। राइबोसोमल डीएनए इज एसोसिएटेड विद, राइबोसोमल डीएनए जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? न्यूक्लियोप्लाज्म से तो नहीं है, राइट? न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को मीडियम प्रोवाइड करता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, वो किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। रही बात हमारे न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस ही ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। इफ यू रिमेंबर न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस में 3 मेन रीजन्स थे, सेंट्रोफिब्रिलर, डेंस फिब्रिलर और ग्रैनुलर कंपोनेंट्स, और वो तीनों जो है अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस के सेंट्रल में जो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन है, इफ यू रिमेंबर मैंने आपसे ये बात लेक्चर में भी शेयर की थी, जो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन है उसी से
जो राइबोसोमल डीएनए है उसका फॉर्मेशन वही से ही एसोसिएटेड होता है, किससे? न्यूक्लियोलस के सेंट्रल फिब्रिलर रीजन से। क्लियर? तो राइबोसोमल डीएनए जो है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, उसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से एसोसिएटेड होता है? सेंट्रल फिब्रिलर रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस। डेंस फिब्रिलर रीजन से भी एक चीज जो है वो एसोसिएटेड है, यहाँ पे में भी एमसीक्यूज आ जाए। ओके, सो यहाँ इन तीनों एमसीक्यूज की समझ आ गई, होपफुली आप लोग को मे भी पहले से भी आ रहे हो। Generally cells have, we have fourth MCQ, generally cells have one nuclei, two nuclei, multinuclei, many or all of these. So आपके ख्याल से इसमें कौन सा वाला जो क्वेश्चन है वो राइट होगा? मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि सेल में जो न्यूक्लियस का नंबर है दैट वेरीज, राइट? You may have cells having one nuclei, there may be cells having two nuclei, there may be cells having many nuclei, and even there may be cells they even don't have a single nucleus. उनमें एक single nucleus भी present नहीं होता, and they are called anucleated. So anucleated cells having one nuclei, two nuclei और multinuclei cells जो है उसमें न्यूक्लियस का नंबर जो है वो वेरी करता है। So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है that is all of these. आपको सेल में एक न्यूक्लियस भी दिखाई देगा, जैसे अगर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स का एग्जांपल मैं आपको दूं, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स में अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो लेक्चर में भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी, जो सीव ट्यूब्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में जो प्रेजेंट होते हैं, जो आरबीसीज हैं, राइट? यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियस जो है वो, अच्छा सॉरी दीज आर एन्यूक्लिएटेड, these are anucleated. तो आरबीसीज है, सीव ट्यूब है, प्लेटलेट्स है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कोई न्यूक्लियस जो है वो दिखाई नहीं देगा। आरबीसी जब बनते हैं, जब इमेच्योर होते हैं तब उनमें होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं देन दे लॉस्ट देयर न्यूक्लियस, एंड यू नो द फंक्शन ऑफ आरबीसीज। सेकंड वन इज वन न्यूक्लियर। अगर हम बात करें यूनी न्यूक्लिएटेड की, तो इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो है लाइक इफ यू टॉक अबाउट इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल्स जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उन इपिथेलियल सेल्स में आपको जस्ट एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो दिखाई देगा। इफ यू टॉक अबाउट बाइन्यूक्लिएटेड, तो बाइन्यूक्लिएटेड में आप लोगों को अगर मैं एग्जांपल दूं, कॉमन तो लिवर सेल है या फिर हार्ट मसल सेल्स हो गए। और अगर बात करूं मैं मल्टी न्यूक्लियाई की, मल्टी न्यूक्लियाई की अगर मैं बात करूं तो मल्टी न्यूक्लियाई में मैं आप लोगों को स्केलेटल जो मसल्स हैं वहां पे आप लोगों को ज्यादा न्यूक्लियाई जो है वो दिखेंगे। क्लियर? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? जनरली सेल्स हैव एक न्यूक्लियाई भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। Then we have the fifth MCQ, precursors of ribosomal subunits are found in। राइबोसोमल सबयूनिट्स जो है उनके जो प्रीकर्सर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो इन सब में जो करेक्ट ऑप्शन है वो खुद चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मुझ में है। जो जिस एमसीक्यू की आपको तलाश है ना वो इधर मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर न्यूक्लियोलस का हमें पता है कि वहां पे होती है राइबोसोम की असेंबली। तो अगर राइबोसोमल सबयूनिट्स के प्रीकर्सर्स की बात हो रही है तो वो कौन होगा? न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर प्लाज्म में या न्यूक्लियस इनमें नहीं होता। न्यूक्लियस तो ओवरऑल न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर स्पेसिफिकली न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की असेंबली होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियोलस। नाउ मूव टुवर्ड द सिक्स्थ एमसीक्यू। डैश इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द सेल। डैश इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द सेल। जब रॉबर्ट ब्राउन ऑर्चिड्स पे स्टडी कर रहे थे तो उनको ऑर्चिड्स के सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट ओपेक एरिया मिला था, और उस प्रोमिनेंट ओपेक एरिया को उन्होंने नाम दिया था एरियोला का, जिसको फर्दर ऑन न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो सबसे जो लार्जेस्ट और प्रोमिनेंट या डार्कली स्टेन्ड ऑर्गेनल है सेल के अंदर दैट इज न्यूक्लियस।
दैट इज न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी भी है, गोल सेल वॉल तो चले, ये तो प्रोटेक्टिव कवर है। गोल्जी बॉडी जो है उसका साइज भी लार्ज है, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल का, अगर आप माइक्रोस्कोप के जरिए सेल को देखेंगे तो सबसे प्रोमिनेंट आप लोगों को न्यूक्लियस दिखाई देगा। सो लार्जेस्ट प्रोमिनेंट जो ऑर्गेनल है वो कौन है? न्यूक्लियस है। क्लियर? सेवंथ एमसीक्यू, देश डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस। इन सब में कौन सा ऑप्शन ट्रू है जिनमें न्यूक्लियस नहीं है? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट जस्ट बिफोर। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसीज में है, इसमें नहीं है। बैक्टीरिया में है, नो दे डोंट हैव, they are prokaryotes and prokaryotes do not have well defined nucleus, so the correct option is all of these. Clear? Now we have the 8th MCQ. Dash is responsible for the making or the processing or the formation of ribosomal RNA. अब ribosomal RNA की formation कौन करता है? Again we have the option nucleolus. nucleolus में ही ribosomal DNA, राइबोसोमल आरएनए, इन सब की सिंथेसिस होती है, बट न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं और उन स्पेसिफिक रीजन में एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो होती है। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा ना कि जो राइबोसोमल डीएनए है उसकी वो कहा किस चीज से एसोसिएटेड है? न्यूक्लियोलस के सेंट्रल फिब्रिलर रीजन से। इसी तरह से अगर राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो वो भी न्यूक्लियोलस से ही एसोसिएटेड है, वो भी न्यूक्लियोलस से ही एसोसिएटेड है। बट यहां पे अगर हम देखें तो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एसोसिएटेड है किस चीज से? डेंस फिब्रिलर रीजन से। डेंस फिब्रिलर रीजन से। इस चीज में आप लोगों ने अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर दी है, राइट? कि इस किस्म के ही क्वेश्चंस जो है आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होती है, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर भी फर्दर पे क्या है? 3 रीजन्स है, तो वही 3 रीजन्स जो है वो अलग अलग चीज से एसोसिएटेड होते हैं। क्लियर? डबल मेम्ब्रेन पाउडर ऑर्गेनल हैविंग पोर्स इन, अगेन वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कोई पोर्स दिखाई नहीं देंगे, क्लोरोप्लास्ट में कोई पोर्स नहीं होंगे। सिमिलरली नो पोर्स इन गोल्जी बॉडी, so the correct option is nucleus. Clear? Next we have the last MCQ, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो आपका होमवर्क होगा। मेरे लिए लास्ट MCQ कौन सा है? आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? लगता है मैंने इस MCQ में कुछ गड़बड़ी की है। Like it's like that. ऐसे करें, इस वाले को हटा दें। मैंने करेक्ट ऑप्शन इसमें लिखा ही नहीं है। इसमें कहते हैं कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, तो आरबीसी हैव मेनी न्यूक्लिया, ये भी करेक्ट हुआ। न्यूक्लियोलस assembles राइबोसोम्स, वी ऑल नो कि राइबोसोम की असेंबली कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस में होती है, सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। X cells have 3 to 4 nuclear pores, this one is also correct. डी का ऑप्शन जो है वो मैं लिखना भूल गई, तो चले बस इसमें सिंपल पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट देना था और वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है? ट्रू है। एंड द 11th वन इज कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये आपका होमवर्क है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड सेशन. This is the third portion of our lecture. Before this we have discussed about some MCQs related to difference between prokaryotes and eukaryotes. After that nucleus, and now the third topic is chromosomes. Hopefully आपको उसमें से concept जो है वो मिल चुका होगा और MCQs भी जो new MCQs है वो भी given होंगे, मतलब मिल चुके होंगे। और ये MCQs मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कुछ जो है तो मतलब मीडियम लेवल के MCQs रखे हैं और कुछ जो है पास्ट पेपर से मैंने MCQs जो है तो इसमें कंबाइन किए हैं, राइट?
सो क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय, क्रोमोसोम का जो नेम है वो किसने कॉइन किया था? लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वॉल्टर नहीं, पोर्टर। पोर्टर ने क्या किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो डिस्कवर किया था। वॉल्टर ने क्या किया था? इसने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। द टर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नंबर नेम जो है वो किसने दिया था? वोल्टेयर ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वोल्टेयर। पोर्टर ने क्या किया था? पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कैथ आर पोर्टर, इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट वी हैव बीड्स ऑन स्टिंग रेफर्स टू, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि बनता है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और क्रोमोसोम के बनने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, तब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो इसको सिरे से समझते हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा, आप लोग वीडियो को 2x स्पीड से देख सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर द बिगिनर्स एंड इफ यू आर जस्ट वाचिंग दिस वीडियो, यू हैवंट वॉच्ड द लास्ट वन, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। जब इंटरफेज होता है तो इंटरफेज में हमारे पास क्या बनते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स बनते हैं। क्रोमेटिन क्या बनते हैं? फाइबर्स बनते हैं। और वो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो तकरीबन 30 नैनोमीटर होते हैं। इनका जो ये क्या है, डायमीटर है, इसको आप लोगों ने मस्ट याद रखना है। ये 30 नैनोमीटर डायमीटर का जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ये बना होता है डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से, राइट? किस तरह से? मतलब ये हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, 4 आगे और फिर 4 इसके बैक टू बैक इस तरह से प्रेजेंट होती है। और इसको इस तरह से डीएनए ने रैप किया हुआ होता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स किस चीज से बने हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्लियर? अर्जिनिन और लाइसिन, दीज आर 2 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द हिस्टोन प्रोटीन, और ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। और अगर हम बात करें डीएनए की, सो डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। तो इसी तरह से सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इट्स चार्ज, तो डीएनए जो है ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो अमाइनो एसिड्स है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ओके? सो इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं बीड्स, मतलब उसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग। लाइक आप लोग ऐसे कैसे, जिस तरह वो तस्वीर के दाने होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप एक रोप ले और उस रोप के ऊपर जो है ये प्रोटीन्स बिल्कुल इसी तरह से अरेंज हुए होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं ऑक्टामेयर, राइट? व्हाट इट इज कॉल्ड? ऑक्टामेयर। तो इसी तरह से बीड्स ऑन स्ट्रिंग का एक स्ट्रक्चर बनता है, और वो क्या है? अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेनलेस और सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ठीक है? इसमें क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। आपके बुक में जो चीज है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पॉलीसोम भी नहीं है, ठीक है? पॉलीसोम के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में। इसी तरह से मैसेंजर आरएनए के साथ जब बहुत ज्यादा राइबोसोम्स कंबाइन हो जाए, दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पॉलीसोम। एंड इफ यू टॉक अबाउट फेगोसोम, तो फेगोसोम भी नहीं है। जब एंडोसाइटोसिस होता है और उसमें कोई फूड मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है, राइट? तो वो जो फूड मॉलिक्यूल अंदर आता है सेल के, और उससे जो वैक्यूल बनता है उसको बेसिकली क्या कहते हैं? फेगोसोम। इसी तरह से इसमें एक दूसरा टर्म भी आता है पेनोसोम। तो पेनो जब वाटर मॉलिक्यूल इंटर होता है, राइट? सो ये भी हमारे पास नहीं है। ये दोनों क्या है? इनकरेक्ट है तीनों। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को क्या कहते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह जो है ये जो डीएनए है और प्रोटीन्स है ये अरेंज हुए होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसोम। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड एमसीक्यू। सेट क्रोमोसोम्स रेफर्स टू क्रोमोसोम्स हैविंग, सेट क्रोमोसोम, अगेन मैंने लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी, आप लोगों को पहले से शायद ऑप्शन पता भी हो। कहते हैं कि सेट क्रोमोसोम जो है, कौन से क्रोमोसोम्स के कहते हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि ह्यूमन में तकरीबन
5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है दे आर कॉल्ड सेट क्रोमोसोम। नाउ व्हाट आर सेट क्रोमोसोम? सेट क्रोमोसोम बेसिकली वो क्रोमोसोम्स होती है, जैसे कि अगर आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाऊं, दिस इज टिपिकल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। यहाँ पे टीलोमेरिक एंड्स पे प्रेजेंट होता है इस मतलब कुछ रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नोड, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स, और इस नोड को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सो वो क्रोमोसोम्स जिसमें आपको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन्स मिले, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिले, ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं सेट क्रोमोसोम। क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या है, और सिमिलरली यहाँ पे प्रेजेंट होता है जंक डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है? जंक डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो सैटेलाइट डीएनए है या जंक डीएनए है, ये अगर हम पहले की बात करें तो साइंटिस्ट इसको नॉन कोडिंग डीएनए जो है कंसिडर करते थे। लाइक वो कहते थे कि ये सेल में ऐसे ही प्रेजेंट होता है, इसका कोई काम जो है वो नहीं है, इट इज नॉन कोडिंग डीएनए, देयरफॉर इट इज कॉल्ड जंक डीएनए, बट यूजलेस डीएनए। बट ऐसा नहीं है। जब मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो जंक या सैटेलाइट डीएनए है, वो जंक या सैटेलाइट डीएनए का एक मैसिव पार्ट जो है वो फंक्शनल होता है। डू यू नो? उसमें इनहेंसर्स लगे होते हैं, प्रोमोटर्स लगे होते हैं, और जब जीन रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, जीन एक्सप्रेशंस, जीन रेगुलेशंस, तब इसको हम लोग लाइक डायमर स्विच का नाम भी देते हैं। ये क्या करते हैं? जीन्स के टर्न ऑन और टर्न ऑफ को रेगुलेट करते हैं कि कब किस जीन ने टर्न ऑन होना है, कब किस जीन ने टर्न ऑफ होना है। ये सारा काम किसका होता है? जंक डीएनए का होता है, राइट? सो ये डीएनए जो है इट इज नो मोर यूजलेस। ये पहले भी नहीं था, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या था? यूजलेस था, नॉन कोडिंग डीएनए था। बट अब जो है ऐसा नहीं है। सो क्वेश्चन हमारा क्या था कि सेट क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम उन क्रोमोसोम से कहते हैं जिसमें क्या है, इनमें से कौन सा है? अगर हम बात करें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की तो नहीं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो सब में पाए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स है हमारे बॉडी के अंदर जो सेट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो हर एक क्रोमोसोम में होंगे, सेंट्रोमियर है, बेस बिल्कुल सेंटर है क्रोमोसोम का। अगर हम बात करें नोड की तो यस, सेट क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया ना कि क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट सैटेलाइट डीएनए, सेट मीन सैटेलाइट डीएनए, तो सैटेलाइट डीएनए जो है ये भी इसमें प्रेजेंट होता है, जंक डीएनए। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ सी एंड बी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये वाला भी और ये वाला भी। So set chromosome refers to chromosome having node, nucleolar organizer regions along with satellite DNA. Clear? Now let's move toward the fourth MCQ. 23rd pair of chromosome in man is. अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं सिंपल से, इजी से। क्रोमोसोम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे हेट्रोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। ऑटोमॉर्फिक को तो बिल्कुल सिरे से ही निकाल देंगे, क्योंकि ऑटोमॉर्फिक का बायोलॉजी से स्पेशली इन केस ऑफ क्रोमोसोम कोई लेना देना है ही नहीं, राइट? क्रोमोसोम के लिए एज सच कोई वर्ड जो है वो यूज नहीं होता। ये मैथ्स का और स्टैटिस्टिक का है, आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये जो है एमसीक्यू गिवन है, ऑप्शन गिवन है। If we talk about heteromorphic and homomorphic, so heteromorphic, hetero means different. ऐसे क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट हो साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अगर हम बात करें तो मैन हैव 2 chromosomes X and Y. If we talk about X and Y chromosomes, so they are basically heteromorphic. Hetero mean different, morphic mean morph, form. So ये क्या है? ये heteromorphic है। Why they are heteromorphic? Because if we see, तो इसमें आप लोग को X क्रोमोसोम जो है वो बड़ा दिखाई देगा, Y क्रोमोसोम जो है वो छोटा दिखाई देगा, या यूं कहते हैं Y क्रोमोसोम बड़ा दिखाई देगा और X क्रोमोसोम छोटा। So that's why they are heteromorphic, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी सेम नहीं है। क्लियर?
इसी तरह से अगर हम बात करें होमोमॉर्फिक की, इफ यू टॉक अबाउट होमोमॉर्फिक, तो होमोमॉर्फिक में क्या होगा, शेप साइज स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा. एंड फॉर दैट इफ वी टेक एन एग्जांपल, सो human female have 2x chromosomes. So if we see they both are same in size, structure, shape, so we can call it homomorphic. Homomorphic. And now if we talk about polymorphic, so poly mean many, a chromosome having many forms, right? जिस तरह से अगर हम बात करें, वैसे इट्स आउट ऑफ कोर्स, हमें इतना डीप में नहीं जाना, बट चले आपको एक दो एग्जांपल मैं दे ही देती हूँ. अगर हम अपने बॉडी में क्रोमोसोम्स की बात करें, तो क्रोमोसोम 9 जो है पेरीसेंट्रिक क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम 11 जो है वो क्या है, वो पॉलीमॉर्फिक है. क्लियर, दे आर पॉलीमॉर्फिक. सो ये कुछ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, चले वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया. अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ. 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज, 23rd जो पेयर है क्रोमोसोम का मैन में, तो वो क्या है, वो XY है. सो XY कौन से क्रोमोसोम्स हैं, हेट्रोमॉर्फिक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेट्रोमॉर्फिक. कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एप्लीकेशन नहीं आता कॉन्सेप्ट का, कि हमने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना कैसे करना है. लाइक अगर हम एमडीकेट की बात करें, तो एमडीकेट में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. ज्यादातर क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाया जाता है कि 20% एमसीक्यूज इजी होंगे, 60% हार्ड मीडियम होंगे, 20% जो है वो हार्ड होंगे. इस तरह का वो आपको दिया जाता है ना कंटेंट. तो वो जो मीडियम होते हैं वो भी इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन वो उन्होंने बहुत ट्रिकी बनाए हुए होते हैं. उनमें यही सारी चीजें होती है, लेकिन हमें उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करना आता. हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता होता है, पूरी हिस्ट्री पता होती है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई हम जो है वो मुश्किल से करते हैं. सो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है, लेकिन फोकस के साथ साथ आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया करें, क्योंकि उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर होगा. इट्स ओके, आपके एमसीक्यूज गलत होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे. आप लोग 50 एमसीक्यू सॉल्व करें तो उसमें से 30 गलत होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने मिस्टेक का तो पता चलेगा ना, दैट यस ये एमसीक्यू जो था ये बहुत इजी था. मुझे स्टिल अपने एमडीकेट के दिन याद है, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता था वो बहुत इजी होता था, बहुत ज्यादा, बट हमें वो एप्लीकेशन जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल होती है. सो आप लोगों ने एप्लीकेशन पे फोकस करना है. जितने ज्यादा आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट. सो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज हेट्रोमॉर्फिक. ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. If an organism have diploid number of 36, what is the haploid number? Now what is meant by diploid and haploid? Diploid हमारे पास, diploid is a term that refers to complete set of chromosome. Clear? अगर हम बात करें डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें क्या होगा, उनमें एक कंप्लीट सेट होगा, वन कंप्लीट सेट होगा किसका, क्रोमोसोम का. वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड, या ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड सेल, जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो. हेप्लॉयड का क्या मतलब है, जिसमें हाफ हो. लाइक इनमें 2n होता है, तो हेप्लॉयड में कितना होता है, हेप्लॉयड में n होता है. अगर चले मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, तो ह्यूमन में जो स्किन सेल्स हैं, दे आर बेसिकली डिप्लॉयड. एंड इफ यू टॉक अबाउट हेप्लॉयड सेल्स, सो इसमें सिंपल एग्जांपल आप लोग गेमीट्स का ले लें. क्या है, जो एग सेल या स्पर्म सेल है, तो ये दोनों क्या है, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. जब फर्टिलाइजेशन होती है, तब इनके बाद जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो तब हमारे पास डिप्लॉयड सेल जो है वो बन जाता है. ठीक है, डिप्लॉयड फर्टिलाइज सेल बन जाता है. सो यहाँ पे कहते हैं कि इफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड है, उसमें 36 क्रोमोसोम्स हैं, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, व्हाट इज इट हेप्लॉयड नंबर. तो उसका हेप्लॉयड क्या होगा, अगर हम फाइंड आउट करें, अगर हम हेप्लॉयड नंबर को फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, हेप्लॉयड डिप्लॉयड और उसको डिवाइड करेंगे 2 पे.
इस किस्म के एमसीक्यूज अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई है ना, ये करना नहीं आता, राइट। सो सिंपल सा मेथड है, हैप्लॉइड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिप्लॉइड को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो डिप्लॉइड कितना है 36 है, इसको कर ले डिवाइड 2 पे, सो 2 1s are 2, यहाँ पे 1 आया 16, 2 8s are 16। डू यू हैव द आंसर ऑप्शन 6 18, सॉरी 18 16 हुआ ना, so 2 8s are 16, so the correct option is 18। क्लियर। डिप्लॉइड नंबर जो है उसको फाइंड आउट करने का तरीका आप लोग को आ गया। एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिप्लॉइड नंबर जो है वो 36 है। व्हाट इज द हैप्लॉइड नंबर, इसका हैप्लॉइड नंबर क्या होगा 18 होगा। कैसे, मैंने आपको बता दिया, डिप्लॉइड को डिवाइड करना है 2 से, तो आप लोग के पास आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव नोड्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, नो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सेंटर होता है। एंड इफ यू रिमेंबर, जो नोड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो टीलोमेरिक एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल बीच में से ही चला गया। प्राइमरी आर्म, नो। इफ यू टॉक अबाउट द क्रोमोसोम, तो ये क्या है, ये पी आर्म है और ये क्यू आर्म है, तो पी जो है वो भी चला गया क्योंकि पी में भी नहीं है। क्यू आर्म है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। सो अगर आप लोग को यहाँ पे क्लियर कट ऑप्शन गिवन है, तब आप लोगों ने उसी जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट करना है। बट अगर आप लोग को यहाँ पे कोई और ऑप्शन गिवन होता और तब आपको क्यू आर्म मिलता, तब आपका ऑप्शन जो है वो क्यू आर्म हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोग के पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन है तब आप क्यू आर्म नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू आर्म से तो आप ये पूरा आर्म जो है वो मतलब पूरे इस आर्म को डिफाइन करता है ये क्यू, राइट। तो पूरे आर्म को अगर आप लोग को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन है तब आप क्यू आर्म को सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट इफ यू डोंट हैव द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दैट यू कैन सेलेक्ट क्यू आर्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में जो जंग डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए वगैरह या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ये सारी चीजें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होती है। हिस्टोन्स आर डैश इन नेचर, हिस्टोन आर डैश इन नेचर, कई दफा मैंने बता दिया, बेसिक है नेचर में। इसी वजह से जो एसिडिक डीएनए है वो इसके साथ इजीली बाइंड हो जाता है, एक तो चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से भी और एक इसकी वजह से भी। अल्कलाइन तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, अल्कलाइन हुआ तो बात ही खत्म, अल्कलाइन बिल्कुल नहीं है, बेसिक है, और डीएनए क्या है, एसिडिक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, द डार्क टाइटली पैक्ड रीजन इज, जो क्रोमोसोम में न्यूक्लियस के अंदर जो क्या है डार्क टाइटली पैक्ड रीजन है, वो क्या है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, यूक्रोमेटिन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डार्क नहीं है, राइट, ये जो है लाइट लूजली पैक्ड है। क्रोमेटिन भी नहीं, क्रोमेटिन भी नहीं है। न्यूक्लियोसोम का मैंने बता दिया दैट इट्स अ बीड्स स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बात आखिर में बचती है हेट्रोक्रोमेटिन की। सो हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये एक डार्क टाइटली पैक्ड रीजन है जो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, राइट। इसके जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होते, ये ट्रांसक्रिप्शन में कोई हेल्प नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या है, डार्क टाइटली पैक्ड रीजन जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं कर रहा, देन व्हाई इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल न्यूक्लियस। अगर इसके जीन्स इनएक्टिव है, अगर ये जेनेटिकली इनएक्टिव है, देन व्हाई इट इज प्रेजेंट, व्हाई कुड सेल और न्यूक्लियस carry such a large molecule if it isn't having any function in transcription. So question यहाँ पे ये आंसर इसका ये बनता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करता, लेकिन ये साइड वाइज ट्रांसक्रिप्शन को बहुत फैसिलिटेट करता है। हाउ, आप यूं समझ रहे हैं कि हमारा जो, बल्कि समझे नहीं, एक करेक्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमारा जो डीएनए है इट कंटेन्स, हमारा जो पूरा जीनोम है इट कंटेन्स 8 to 9% ऑफ वायरल डीएनए। यू नो, हमारा जो जीनोम है उसमें 8 to 9% जो है वो क्या है, वायरल डीएनए। दैट सम टाइम्स अगो, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, हम लोगों को ये जो डीएनए है ये कहाँ से मिला था, अपने एंसेस्टर्स से मिला था। जब उनको कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, तब उनसे आहिस्ता आहिस्ता होके, उन सारे एंसेस्टर्स से आहिस्ता आहिस्ता होके हमारे
अभी जो डीएनए है हमारा, इसमें तकरीबन 8 to 9% जो है वो वायरल डीएनए है। तो उस वायरल डीएनए में कुछ ट्रांसपोसोन्स या फिर इंडिजिनस रेट्रोवायरसेस होती है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में, जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो ये भी ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ कॉपी पेस्ट होती है, और अगर ट्रांसक्रिप्शन के साथ ये भी कॉपी पेस्टिंग इसकी हुई तो हमारा जो प्रोटीन होगा वो सिरे से सही तरह से नहीं बनेगा। सो हेट्रोक्रोमेटिन का बेसिक जो फंक्शन है वो क्या होता है? इट इज नॉट हेल्पिंग इन ट्रांसक्रिप्शन, बट ये साइड वाइज ट्रांसक्रिप्शन को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारा जो डीएनए है उसमें तकरीबन 8 to 9% डीएनए जो है वो वायरल प्रेजेंट होता है, और उसमें जो है लाइक इंडिजिनस रेट्रोवायरसेस होती हैं, ट्रांसपोसोन्स कुछ वायरल और कंपोनेंट्स है वो होते हैं। सो अगर वो हमारे प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ कॉपी होते हैं, उनकी पेस्टिंग होती है, सो दिस इज नॉट गुड। हमारे जितने प्रोटीन्स हैं वो सारे जो है मतलब डिसेबल्ड ही प्रोड्यूस होंगे। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन क्या करता है, उन्हीं जो जितने वायरल कंपोनेंट्स हैं, जितने वायरलेंट्स हैं, उन सबको लॉकडाउन करता है और उनकी कॉपी पेस्ट को रोके रखता है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली the reason behind the presence of heterochromatin inside the nucleus, right? Next we have approximately 10% of the human genome contain junk DNA. तो जंक डीएनए, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि डीएनए जो है, जो जंक डीएनए है, वो कितना प्रेजेंट होता है ह्यूमन जीनोम में। तो लास्ट टाइम मैंने 98 बताया था। अब जब दोबारा मैंने सर्च किया, मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तकरीबन 99% डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है स्टिल। इफ योर बुक शोज 98% देन जस्ट ओके। कॉन्ट्रडिक्शंस होती रहती है। अगर आपके बुक में इससे रिलेटेड जो भी टर्म है आप उसी को फॉलो किया करें, जो भी नंबर है आप उसी को फॉलो किया करें। अदरवाइज जितना मैंने सर्च किया, सो आई फाउंड दैट अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ आवर डीएनए कंटेन जंक डीएनए। आवर क्रोमोसोम्स कंटेन junk DNA. So the correct option is 99. Next we have human have dash pairs of set chromosomes. We have discussed it in the previous lectures. Let me know in the comment section what is the correct option. और साथ साथ में अपना स्कोर जो है वो प्रेडिक्ट करते जाए कि आप लोग एमसीक्यू में कितना स्कोर कर रहे, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट से कितना सीखा जो आप लोगों को अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी ने प्रोवाइड की, राइट। सो लास्ट में मुझे जरूर अपना जो फाइनल स्कोर है वो बताना है, और साथ में जिस पोर्शन में जो एमसीक्यू में होमवर्क दे रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट बताना है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, and that might be endoplasmic reticulum. So now let's solve the MCQs of endoplasmic reticulum. इससे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और वो क्या था, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के बीच डिफरेंस जो था उनके एमसीक्यू सॉल्व किए। अब बात करते हैं मतलब एमसीक्यूज के सॉल्यूशन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द फर्स्ट वन इज इनसाइड सेल the network of interconnected membranes involved in protein synthesis and transport is. तो ऑब्वियसली बात है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात चल रही है तो आप लोगों ने एक ही सेकंड में तुक्का लगाया होगा, मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खैर तुक्का नहीं, कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हो, इतना जो है शायद मुझे लगता है मुश्किल एमसीक्यू नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आपको सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही जो नेटवर्क है वो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स के फॉर्म में मिलेगा। खैर गोल्जी बॉडी का भी होता है, बट मोस्टली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पॉइंट आता है यहाँ पे फंक्शन का। लाइक अब अभी यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन होगी कि इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन तो वो भी है, गोल्जी अपरेटिस भी है, बिकॉज हमें पता है ना कि वो भी किससे बना होता है, सिस्टर्ने से बना होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है इसके फंक्शन पे। ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, इन चीजों में हेल्प करता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, इन सब में कौन काम कर रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉजेज मूवमेंट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, या जो एक्टिव मास मूवमेंट भी हम उसको कहते हैं, या इवन साइक्लोसिस भी उसको कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसके जरिए डिफरेंट सारे ऑर्गेनल्स जो है वो मूव करते हैं, फ्लोट करते हैं इनसाइड द फ्लूइड ऑफ द सेल। सो यहाँ पे कहते हैं
कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें से कौन सा जो है ये मूवमेंट शो नहीं करता? तो गोल्जी बॉडी भी करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया तो फ्रीली फ्लोटिंग है, ये भी करता है। लाइसोसोम भी करता है। क्या बचा हमारे पास? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपको याद हो तो ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है, ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट, जो कि मतलब ये जो न्यूक्लियस है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक दूसरे के स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में काफी हेल्प कर रहे होते हैं, राइट। इट डोंट नीड टू मूव। इसका फंक्शन सिंपली क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, उसके वेसिकल्स बाहर निकालना और फिर वो बाकी जो है गोल्जी बॉडी का काम होता है। ये सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर और जितने एंजाइम्स वगैरह हैं वो उस पर एक्ट करेंगे, राइट। सो ये क्या है? ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है, और अगर इसका मूवमेंट होगा तो इसके साथ न्यूक्लियस भी डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता। देश इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस या लिपिड मेटाबॉलिज्म। व्हिच वन इज करेक्ट? गोल्जी बॉडी का काम क्या है? मॉडिफिकेशन, प्रोसेसिंग, सिक्रीशंस डिफरेंट करवाना। माइटोकॉन्ड्रिया का तो इसकी तो बात ही अलग है, ये तो रिस्पायरेशन करता है, रिस्पायरेटरी सारे फंक्शंस है इसके। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है। रही बात लिपिड्स की, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचता है नॉन, तो यही नॉन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अक्सर आपको इस चीज से भी कंफ्यूज किया जाता है, आप लोग जो है ऑर्गेनल्स वगैरह ढूंढते रहते हैं, जबकि यहाँ पे नॉन का ऑप्शन जो है वो ही ट्रू होता है। तो नॉन लिपिड मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट These are storage bodies for intracellular calcium. सेल के अंदर जो कैल्शियम का स्टोरेज होता है, उनके लिए जो स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट हैं वो कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं, और रफ और स्मूथ में भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली क्या करता है? इंट्रासेलुलर को कैल्शियम को स्टोर, उसको रिलीज, उसके रिलीज को, उसके सिक्रीशंस को, उसको उसके स्टोरेज को क्या करता है? मेंटेन करता है। मतलब जो एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर कैल्शियम होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको लेता है सेल से, मतलब बाकी कंपोनेंट से, और फिर अपने ल्यूमेन के अंदर आराम से इसको सेव कर लेता है। व्हेनेवर सेल नीड ये फिर उसको वापस दे देते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दो सेल्स दैट कंटेन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास वो सेल्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा प्रेजेंट होगा या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम प्रेजेंट होगा, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा प्रेजेंट होगा या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस प्रेजेंट होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी है, हम लोगों ने लेक्चर में इसको डिस्कस किया भी है, एंड दिस वन इज योर होमवर्क। आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोगों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मतलब इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात मैं बात करूंगी आपके एप्लीकेशन की। सो नाउ आई हैव टू चेक कि आप लोग कितना इसको अप्लाई कर रहे हैं, राइट, कर सकते हैं। देश नॉट फाउंड इन कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोजिशन में इनमें से कौन सी चीज जो है वो दिखाई नहीं देगी? सो प्रोटीन्स और लिपिड्स तो वो खुद ऑलमोस्ट सिंथेसाइज करता है, क्योंकि उससे जो वेसिकल्स निकलती है उनमें क्या होता है? अनप्रोसेस्ड लिपिड्स और प्रोटीन्स होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिस्टर्ना और ट्यूब्यूल्स ये सब क्या कर रहे होते हैं? यही तो बना रहे होते हैं। इवन कार्ब्स जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। रही बात डीएनए की, सो डीएनए is not found in the composition of endoplasmic reticulum because DNA जो है उसका सारा काम न्यूक्लियस में होता है, राइट, फॉर्मेशन, सिंथेसिस, एवरीथिंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डीएनए। नेक्स्ट वी हैव देश एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टच द सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा जो है वो एक्सटेंड हुआ है न्यूक्लियस से एंड देन सेल मेम्ब्रेन को टच करता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
राइट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, न्यूक्लियस से एक्सटेंड होता है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है और एंड देन सेल मेम्ब्रेन तक जो है उसको टच कर रहा होता है। क्लियर। गोल्जी बॉडी की बात है तो गोल्जी बॉडी तो सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी न्यूक्लियस के साथ कोई अटैचमेंट या सेल मेम्ब्रेन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती। और रही बात स्मूथ, तो स्मूथ तो रफ के साथ ही अटैच होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Dish cells contain cisternae largely. Again, there is an MCQ we have discussed in very detail in our lecture, but still if you haven't watched that, so let me tell you कि हमारे पास हमारे बॉडी में जो है सेल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। कहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कहीं पे लिपिड सिंथेसिस हो रहा है, कहीं पे क्या कहीं पे क्या। अब अगर बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ है। रफ से मतलब क्या है कि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है मींस दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज doing protein synthesis because it is having ribosome on its membranes, राइट। सिस्टर्ने के जो मेम्ब्रेन्स है उस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो अब बात आई सिस्टर्ने की कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किस चीज से बना है, सिस्टर्ने से बना है। तो जिन सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होगी उन सेल्स में आपको सिस्टर्ने ज्यादा दिखाई देंगे, उन सेल्स में सिस्टर्ने का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा। सिमिलरली ऐसे सेल्स जिसमें लिपिड की सिंथेसिस ज्यादा हो तो उन सेल्स में आप लोगों को फिर ट्यूब्यूल ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वो किससे बना होगा, उसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होगा। सो वहां पे आप लोग को ट्यूब्यूल ज्यादा दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सिस्टर्ने की। सो अगर बात करें पेनक्रियाटिक सेल्स की तो वहां भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, बहुत ज्यादा होती है। गॉबलेट सेल्स की अगर बात करें, गॉबलेट सेल्स जानते हैं ना, पेनक्रियाटिक का तो चले पेनक्रियास से पता चल जाता है, गॉबलेट जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को या हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इसमें जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ये जो गॉबलेट सेल्स है, और ये क्या करते हैं, एयर को लुब्रिकेट करवाते हैं, राइट। सो गॉबलेट सेल्स में भी प्रोटीन सिंथेसिस जो वो होती है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। मतलब अगर लुब्रिकेशन का काम है तो म्यूकस सिक्रीशन ये करेंगे, और उस म्यूकस सिक्रीशन में एक प्रोटीन जो है वो बनता है, उस प्रोटीन को कहते हैं म्यूसिन। तो अगेन अगर अब वहां पे क्या हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, म्यूसिन बन रहा है, तो इसी वजह से गॉबलेट सेल में भी आपको जो है सिस्टर्ने ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और रही बात प्लाज्मा सेल्स की, तो प्लाज्मा सेल्स आर अवर इम्यून सेल्स, ये तो हमारे सेल के इन्वेडर्स है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं एंटीबॉडीज, एंड एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज all of these, क्योंकि यहाँ पे pancreatic cells, goblet cells, plasma cells, these all cells have to make proteins, so that's why they will contain cisternae largely. Now let's move to the ninth MCQ, that is Leydig cells contain. अब Leydig cells की बात आ गई। Leydig cells जो हैं ये करते हैं फैट्स की प्रोडक्शन, लिपिड्स की प्रोडक्शन, स्टीरोल्स वगैरह उसको बनाते हैं। सो ये एमसीक्यू तो ऑलमोस्ट आपको क्लियर होगा ही होगा कि लेडिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है ट्यूब्यूल से, और ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, लिपिड्स या स्टीरॉइड की फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड्स या स्टीरॉइड की फॉर्मेशन करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ तो नहीं है, क्योंकि रफ क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और लेडिक सेल में प्रोटीन नहीं बल्कि फैट्स की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे देखिए सिस्टर्ने और क्रिस्टा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाता है, क्लियर। लाइक यहाँ पे देखिए आप सिस्टर्ने में और रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ में कंफ्यूज होंगे कि अब जो एग्जैक्ट था वो कौन सा वाला ऑप्शन था। लाइक आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, लेकिन इन चीजों में वो आपको कंफ्यूज कर लेते हैं। अक्सर आपको ऐसा दिया होगा दैट पेनक्रियाटिक सेल्स कंटेन, राइट, पेनक्रियाटिक सेल्स कंटेन, सो क्रिस्टा की जगह आपको यहाँ पे दे जाते हैं सिस्टर्ने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं बोथ बी एंड सी।
तो अब यहाँ पे आप लोग सिस्टर्ना और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सिस्टर्ना था या रफ एंडोप्लाज्मिक था, तो दोनों है ना। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक सिस्टर्ना से बना है तभी वो क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है पैंक्रियाटिक सेल्स में। तो इस तरह के एमसीक्यूज को आप लोगों ने फोकस करना है और इससे जो है घबराना नहीं है, राइट। वी हैव द लास्ट एमसीक्यू। ऑलरेडी आपको वहां पे जो था एमसीक्यू मैंने दिया था बीच में ही, तो इस वजह से इस एमसीक्यू को करेंगे सॉल्व। आप लोग ये नहीं समझे कि ये 10 वाला एमसीक्यू तो चले लेक्चर खत्म, ये तो बस हमें होमवर्क मिलेगा। द राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम्स की अटैचमेंट होती है। राइबोसोम्स की अटैचमेंट एक प्रोटीन के जरिए होती है, एंड दैट प्रोटीन इज, अगर हम बात करें पोरिन की, सो पोरिन तो नहीं है क्योंकि पोरिन हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में मिलता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इंटीग्रिन भी नहीं है, ये भी आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। सेलेक्टिन भी आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और एंकरिंग ये सारी प्रोसेसेस जो है करता है सेल मेम्ब्रेन में, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। और रही बात हमारे पास, इसमें तो मैंने जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो गिवन ही नहीं किया। चले, वैसे अगर चैपेरोन की बात करें तो चैपेरोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की जो इनिशिएशन है वो करवाता है। तो चले चैपेरोन को हटाएंगे और इसकी जगह अपना करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे, दैट इज राइबोफोरिन। सो राइबोफोरिन जो है इसके जरिए राइबोसोम्स जो है वो किसके साथ अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एमसीक्यूज है वो भी खत्म हो गए। होपफुली आप लोगों को इससे कॉन्सेप्ट भी मिल चुका होगा और इसके अलावा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी आपको इतना आपको आइडिया हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ एमडीकेट करिकुलम के अकॉर्डिंग, दैट इज गोल्जी बॉडी। हम लोगों ने न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स डिफरेंस, और उसके बाद फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लास्ट वाला, अच्छा दो रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक, सॉरी वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। तो इन दो पे हम लोग अभी इसके बाद एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ एमसीक्यू सेशन, एंड दिस इज अबाउट गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। So the first MCQ is मॉडिफाइड ग्लाइकोलिपिड। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने हर एक ऑर्गेनल के साइंटिस्ट को और उसके डेट को मस्ट याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर जो है डेट वगैरह या नेम जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। लाइक गोल्जी बॉडी जो है उसको किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया था। तो ये सारे जो साइंटिस्ट के नेम्स हैं, यू मस्ट हैव टू कीप दैट इन माइंड। वो बहुत ज्यादा सिंपल थे, इसलिए इस वजह से मैंने इसे यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया। लेकिन वैसे प्रॉपरली अगर मैं बताऊँ आपको नॉर्मली, तो आप लोगों ने ये जो नेम्स हैं और इनकी जो डेट्स है ये मस्ट आप लोगों ने याद रखने, हर एक ऑर्गेनल के हर एक स्ट्रक्चर के जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखने। सो मॉडिफाइड ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे बात आई ग्लाइकोलिपिड्स की और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। इफ यू टॉक अबाउट सिंपल लिपिड्स एंड सिंपल प्रोटीन्स, तो वो कौन बनाता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टर्ना एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन देम। बट यहाँ पे बात आती है ग्लाइको, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है, और सिंपल प्रोटीन और लिपिड जो है वो नहीं बन रहे। सो वी ऑल नो कि गोल्जी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन। वो क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है शुगर चेन्स की और लिपिड मॉलिक्यूल्स की, ग्लाइकोसाइलेशन करवा के उनको कन्वर्ट करता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी एपरेटिस। यहाँ पे आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑप्शन, लेकिन आप लोगों ने होना नहीं कंफ्यूज, क्योंकि वो क्या करता है, वो अनप्रोसेस्ड प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाता है। वही अनप्रोसेस्ड जो लिपिड्स और प्रोटीन्स के वेसिकल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के, तो वो कहाँ जाते हैं, वो गोल्जी बॉडी जाते हैं, और गोल्जी बॉडी में फर्दर उनकी मॉडिफिकेशन के बाद बनता है ग्लाइकोलिपिड या फिर बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर, जो कि क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, combination of carbs and lipids, and this one is a combination of carbs and proteins. Next one is they form cell membrane. इनमें ऑप्शंस आपको गिवन है, कहते हैं कि कौन सा वाला जो है सेल मेम्ब्रेन बना रहे,
तो आप लोगों ने ऊपर टॉपिक को देख के डायरेक्टली गेस किया होगा कि गोल्जी बॉडी बनाते हैं, बट नहीं, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। गोल्जी एपरेटस में भी मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, ट्रिक को फॉलो करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स और लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, वही प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो आगे जाके मॉडिफाई हो जाए या नहीं हो जाए, ठीक है, वो पे डिपेंड करता है। आगे जाके क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी नहीं है। और राइबोसोम लाइसोसोम जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। Third MCQ is Golgi apparatus is responsible for the formation of secretory granules in DASH cells. अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को बनाने में। क्या कहते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के बनाने में। कौन से सेल्स में? अब सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहाँ पे बनते हैं? सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो है बेसिकली होता क्या है, अगर करेक्ट ऑप्शन में आपको बताऊं तो चले पेनक्रियास। अब कैसे? हमारे पेनक्रियास में या पेनक्रियाटिक सेल्स में, पेनक्रियाटिक सेल्स में क्या होता है, इससे पहले शायद हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले एमसीक्यूज में डिस्कस भी किया कि ये प्रोटीन, पेनक्रियाटिक सेल्स में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। वहां पे बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज पेनक्रियास के डाइजेस्टिव फंक्शन को आप सब बहुत बेहतर से जानते हो। तो वहां पे क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। तो उन सेल्स में जो गोल्जी बॉडी होता है, वो गोल्जी बॉडी क्या करता है, वो इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक ग्रेन्यूल में इनक्लोज करता है। क्लियर? वो गोल्जी बॉडी जो सिक्रेटरी जो उसमें प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक सेल्स में, तो वो गोल्जी बॉडी क्या करता है, इन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको कुछ ग्रेन्यूल्स में कवर कर लेता है, उसको फिर बोलते हैं सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, पेनक्रियाटिक सेल्स। पेनक्रियाटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं गोल्जी बॉडी। वही गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहां पे फॉर्म होते हैं, वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वो सिक्रेटरी वेसिकल्स में कन्वर्ट करता है या फिर ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करता है। राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेनक्रियास। नेक्स्ट वी हैव DASH इज कंसर्न विद सेल सिक्रीशन। ये तो बच्चे को भी पता होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में सॉरी, इन ईच ऑफ सेल जो सिक्रीशन का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्जी बॉडी का ही होता है। मतलब मोस्टली जो सिक्रीशन होती है वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। यहाँ से ही डिफरेंट सिक्रीशंस होती है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग वगैरह। तो मोस्टली जो सिक्रीशंस है वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। न्यूक्लियस का काम तो, इसका तो अलग काम है, हेरिडिटरी फंक्शंस है इसके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, उसकी सिंथेसिस करता है लिपिड्स की। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर स्टेशन ऑफ द सेल है, तो वो भी नहीं है। The cisternae break into vesicles to form which of the following? अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, और उसमें भी प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी में भी। तो गोल्जी, और मैंने आपको एक डिफरेंस भी बताया था कि दोनों का जो सिस्टर्ने है वो एक दूसरे से किस बेस पर डिफरेंट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज दैट डिफरेंस। तो अगर इसको आप देखें, गोल्जी बॉडी के अगर एक रफ से स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं, इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का। और ये इससे फिर क्या निकलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलती है। तो ये वाला जो फेज है, ये वाला जो फेज है, ये अटैच होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। और इसको कन्वेक्स भी बोलते हैं, कन्वेक्स फेज, फॉर्मिंग या कन्वेक्स फेज। इसी तरह ये वाला जो है वो क्या बनाता है, हमारा एमसीक्यू क्या है, दिस इज ब्रेक इनटू वेसिकल्स टू फॉर्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये वाला हमारा है मैच्योरिंग फेज, और इसको बोलते हैं कनकेव फेज। क्लियर? तो कहते हैं कि ये जो सिस्टर्ने हैं ये ब्रेक होते हैं वेसिकल्स में, और हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं
अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, जो सिस्टर्ने हैं उनकी ब्रेकडाउन हो रही है, तो उनके ब्रेकडाउन से क्या बन रहा है, हमारे पास कनकेव मेचोरिक फेज बन रहा है। ठीक है, सिस्टर्ने जो है तो उनकी मतलब वेसिकल जो है वो बन रहे हैं, तो सिस्टर्ने जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या बनता है, मेचोरिंग कनकेव फेज जो है वो बनता है। तो यहाँ पे है ऑप्शन में कनकेव मेचोरिंग, यस कनकेव मेचोरिंग फेज ये वाला है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कनकेव मेचोरिंग फेज हुआ। क्लियर? So this was the MCQs about Golgi body. आप लोग को होपफुली इससे कॉन्सेप्ट जो है वो मिल चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडी के हवाले से स्पेशली। द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन सेल एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, सेल की एनर्जी प्रोडक्शन में जो क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसको क्या कहते हैं, राइबोसोम नहीं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स बनाता है, लाइसोसोम जो है सुसाइडल बेग्स है, न्यूक्लियस जो है इसका हेरिडिटरी फंक्शन है। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नन गिवन है तो आपका ऑप्शन नन ही होगा। वैसे पावर स्टेशन ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वी ऑल नो। द इनर फोल्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सिस्टर्ने, ल्यूमेन, क्रिस्टा और ट्यूब्यूल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो इनर फोल्ड्स है, इफ यू नो रिमेम्बर द स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो इनर फोल्ड्स हैं, इस इनर फोल्ड्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, क्रिस्टा। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ फोल्ड्स से बना हुआ है, मतलब फोल्डेड है, और उस फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा। इफ वी टॉक अबाउट सिस्टर्ने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन जो है इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल जो है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्रिस्टा। साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, सिंपल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से जब एटीपी की प्रोडक्शन होती है उसको बोलते हैं फॉस्फो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट वो क्या है, क्रिस्टा। क्रिस्टा जो है इनर मेम्ब्रेन पे, क्रिस्टा में क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो बनता है, राइट, और इवन यहाँ पे जो है प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि ईटीसी फॉर्म करवाते हैं, ईटीसी जो है उसको प्रोसेस करवाते हैं। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहाँ पे होती है, क्रिस्टा में। राइबोसोम तो बिल्कुल नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन भी नहीं है और मैट्रिक्स भी नहीं है। मैट्रिक्स और आउटर मेम्ब्रेन में अलग प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनमें जो है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही होती। क्लियर? एलिमेंट्री पार्टिकल्स कंटेन मेजर एंजाइम। जो एलिमेंट्री पार्टिकल है F1 और F0 जिसको हम लोग ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है उसमें मेजर जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज रिडक्टेज, नो रिडक्टेज नहीं है, ऑक्सीडेज भी नहीं है, कैटालेज भी नहीं है। ऑक्सीडेटिव और कैटालिसिस वगैरह जो है हमारे पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम्स में प्रेजेंट है, राइट। लास्ट में क्या बचता है, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज इज अ मेजर एंजाइम प्रेजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एटीपी सिंथेज। ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द एरोबिक रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन है या एनर्जी प्रोडक्शन है या जस्ट आपको रिस्पिरेशन का वर्ड मिले, तो उन सब के उसमें कौन प्रेजेंट होता है, इन सब के प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही हमारी एनर्जी का क्या है, पावर हाउस है। अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की तो ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, मॉडिफिकेशन, सिक्रीशंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन लिपिड की सिंथेसिस। लाइसोसोम क्या करता है, सुसाइडल बेग्स है, कंटेन डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है। लेकिन जो रिस्पिरेटरी फंक्शन है वो किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ADP is regenerated into dash in mitochondria। अब कहते हैं कि ADP जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ADP जो है ये जब बन जाता है तो इसके साथ अटैच होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इसके साथ बाइंड होके हमारे पास क्या बनता है, ATP। So the correct option is ATP. Dash is not the character of mitochondria. इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टर नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। सो वी ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि
इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया सम टाइम बिफोर वाज आल्सो लिविंग एज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यस सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, सो इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑन राइबोसोम्स 70 years। कंटेनर फन पार्टिकल, यस इसमें फन पार्टिकल्स जो है वो भी मौजूद हैं, एंड आपसे कहा ना F1 और F0 पार्टिकल्स मौजूद है जिसको ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। और लास्ट वन है नंबर इज कांस्टेंट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो वेरी करता है। जिन सेल्स में ज्यादा एक्टिविटी हो रही होती है वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे कम हो रही है वहां पे आपको कम मिलेगा। जैसे कि अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो वहां भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेंगे। अगर हम बात करें लिवर सेल्स की तो वहां भी आपको लिवर में ऑलमोस्ट 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो नंबर है दैट इज इन कॉन्स्टेंट, ये जो है वेरिएबल है, सेल के अकॉर्डिंग, सेल की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली परमिएबल बिकॉज ऑफ, हमने कहा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन वो क्या है, हाईली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है या हाईली परमिएबल है, जस्ट लाइक द सेल मेम्ब्रेन। और ये बात किसने की थी, ये बात की थी रॉबर्टसन ने अपने मॉडल में, कि सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं तो वो मेम्ब्रेन जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, राइट। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, हाईली परमिएबल है। और वो जो परमिएबिलिटी उसको मिलती है वो किन प्रोटीन्स की वजह से मिलती है, राइबोफ्लोरिन तो बिल्कुल नहीं है। हमने इससे पहले डिस्कस किया कि राइबोफ्लोरिन वो प्रोटीन है जिनके जरिए राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंटीग्रिन्स या सेलेक्टिन्स जो है दीज आर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन हेल्पिंग इन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, एंकरिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। रहा हमारा डी ऑप्शन दैट इज पोरिन। तो पोरिन जो है ये प्रोटीन्स जो है ये प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे और यही हेल्प करवाती है इसकी हाई परमेबिलिटी में। इसी के जरिए जो है चीजों की ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है। सो इसी पे करते हैं अपने सेशन को खत्म। होपफुली जो एमसीक्यू सेशन है वो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों ने इसमें से काफी कॉन्सेप्ट जो है वो सीखे होंगे, मे बी कुछ ओल्ड भी हो लेकिन न्यू भी आपको मिला होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सारे एमसीक्यूज को अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व करना है। मुझे अपने स्कोर्स मस्त बताना है कि आप लोगों ने तकरीबन 55 और 50 प्लस समथिंग एमसीक्यूज है। यू हैव टू नो मी इन द लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ मच यू स्कोर्ड इन दैट एमसीक्यूज। और बाकी अपने लेक्चर को करेंगे वाइंड अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।